ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर है प्लानिंग नियोजन पार्ट नंबर 1। हम स्टार्ट करते हैं। प्लान करना नियोजन करने का मतलब होता है हम भविष्य में क्या करना है इसकी योजना बनाते हैं, इसके बारे में एडवांस में सोचते हैं, पहले से सोच लेते हैं, उसको ही नियोजन कहा जाता है। तो डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं, अब आगे इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे। तो हेमन ने इसकी परिभाषा दी है कि क्या किया जाना है इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। क्या किया जाना है मतलब क्या हम करने जा रहे हैं, इसका पूर्व निर्धारण, पूर्व मतलब पहले से, निर्धारण मतलब डिसाइड कर लेना, प्लान कर लेना, ये नियोजन होता है। अकॉर्डिंग टू द हेमन द प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। अगला टॉपिक हमारा है प्लानिंग की विशेषताएं या नियोजन की विशेषताएं पूछी जाएं, लक्षण पूछे जाएं, प्रकृति पूछी जाए, करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ प्लानिंग, कुछ भी पूछा जाए यही पॉइंट्स हमारे आएंगे। सो पहला पॉइंट है नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। जो हम प्लान करते हैं तो हमारे सामने कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे कैसे इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। सो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट है नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, सबसे मेन काम जो है मैनेजर का या मैनेजमेंट का होता है प्लान करना। इट्स ए फाउंडेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है नियोजन सर्वव्यापक है। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। सर्वव्यापक का मतलब है सभी जगह, सर्व मतलब सब जगह पे, व्यापक मतलब मौजूद, हर लेवल पर जितने भी मैनेजमेंट के लेवल हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में। तो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल की मैनेजमेंट जो होती है उसको अपने अपने कार्य के बारे में पहले से प्लान करना होता है। चौथा पॉइंट है प्लानिंग जो नियोजन जो है वो सतत है। इट्स एन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, लगातार चलते रहने वाला कार्य होता है। व्यापार प्रारंभ करने से पहले ये शुरू हो जाती है और बिज़नेस को समाप्त कैसे करना है, समाप्त होने के बाद तक हमारी प्लानिंग चलती रहती है। क्योंकि बिज़नेस, सामाजिक जो व्यवसाय का जो वातावरण है, मार्केट का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें लगातार परिवर्तन या चेंजेस हो रहे होते हैं। उसके अनुसार फिर हमारे को अपनी प्लानिंग में भी चेंज करना होता है। पांचवा पॉइंट है नियोजन भविष्यवादी है। इट्स एन फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक कि कब, क्या, कैसे, कौन आदमी करेगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं भविष्य से संबंधित हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी अधिनियम से संभावित परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाए। जब प्लानिंग की जाती है तो हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखना है, आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखना है, क्या तकनीकी टेक्निकल चेंजेस क्या आ रहे हैं इसको ध्यान में रखना है, अधिनियम मतलब कानून में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या संभावना है कि ये चेंजेस हो सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखकर हम योजना बनाते हैं। सिक्स पॉइंट है नियोजन में निर्णय सम्मिलित होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। निर्णय मतलब निर्णय लेना, डिसीजन लेना। तो जब प्लानिंग की जाती है तो हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव या विकल्प होते हैं कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उन सब में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जो हमको सूट करता है, तो उस तरीके को हम चुनेंगे। जो बहुत सारे तरीके हमारे सामने हैं उनको हम बोलते हैं विकल्प या फिर अल्टरनेटिव्स। जो विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से सर्वाधिक, सबसे अधिक उपयुक्त, सूटेबल, उपयुक्त मतलब जो हमको सूट करता है, ऐसे विकल्प का चयन करना, चुनाव करना, ये मैनेजर का कार्य होता है। वो चुनता है कि ये वाला हमको सबसे अच्छा सूट करता है, जिसका मतलब यहाँ पर वो निर्णय लेता है। सेवन्थ पॉइंट है ये एक मानसिक अभ्यास है। प्लानिंग इज एन मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मतलब यहाँ पर मानसिक अभ्यास मतलब दिमाग का प्रयोग किया जाता है। हमारे को तथ्य इकट्ठे करने होते हैं, सूचना इकट्ठी करनी होती है, उनका अध्ययन किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन मतलब उसके गुण और दोषों का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर हमको निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेते समय, प्लान करते समय, क्योंकि भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति में निर्णय लेने के लिए, प्लान करने के लिए दूरदृष्टि होनी चाहिए। भविष्य को वो देख सके कि ऐसा होने वाला है भविष्य में, निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो और कल्पना शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। आठवां पॉइंट है प्लानिंग एक लोचपूर्ण प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस। लोचपूर्ण प्रक्रिया का मतलब है लगातार इसमें चेंज होता रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हमारे को अपनी प्लानिंग भी चेंज करनी होगी आवश्यकता अनुसार। अगला पॉइंट है नियोजन एक परस्पर आश्रित प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए इंटरडिपेंडेंस प्रोसेस। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम पूरी कंपनी की प्लानिंग करते हैं। कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग प्लानिंग की जाती है और हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो सबकी प्लानिंग की जानी चाहिए। 10th पॉइंट है नियोजन आगे देखने की प्रक्रिया है। प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लुकिंग अहेड। भविष्य की आवश्यकताएं कैसी होंगी, भविष्य में क्या समस्याएं आ सकती हैं, कौन से कार्य हमको करने होंगे,
हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या क्या सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं। अगला है, यह मूलतः एक चयन प्रक्रिया है। प्लानिंग इज बेसिकली ए चूजिंग प्रोसेस। हमने अभी पढ़ा कि बहुत सारे विकल्प हमारे पास होते हैं, उनमें से सबसे अच्छे विकल्प को चुनना प्लानिंग कहलाती है। अगला टॉपिक हमारा है नियोजन का महत्व पूछा जाए, लाभ पूछा जाए, इंपॉर्टेंस पूछी जाए, एडवांटेजेस पूछी जाए, यही पॉइंट है। पहला है नियोजन दिशा प्रदान करता है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे सामने कोई उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों को ये स्पष्ट रूप से बताता है। नियोजन बताता है ये हमारे उद्देश्य हैं, सबको ये समझाता है, जिससे कि हर एक कर्मचारी को दिशा मिल जाती है कि भाई ये उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको कार्य करना है। सेकंड है नियोजन अनिश्चितता को जोखिम कम करता है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नियोजन जो है भविष्य के लिए किया जाता है। भविष्य जो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, तो ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन होते हैं। तो प्लानिंग करते समय हमारे को इन सभी परिवर्तनों का पहले से अनुमान लगाना चाहिए और फिर प्लानिंग करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग या नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने को कम करता है, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। जब हम प्लान करते हैं भविष्य की क्रियाओं की, तो हम देखते हैं कि क्या कब कैसे करना है, ताकि भ्रम की स्थिति पैदा ना हो कि मुझे करना है कि उसको करना है। हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है अपव्यय क्रियाओं को घटाता है, प्लानिंग रिड्यूसेस द वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ऐसी क्रियाएं जो कि बेकार की होती हैं, वेस्टेज इसमें ज़्यादा होती है। विभिन्न क्रियाएं विभागों में समन्वय यहाँ पर स्थापित करना होता है। खर्चों को हम घटाने की कोशिश करते हैं। जब खर्चे हमारे घटेंगे और पहले से प्लान किया होगा तो हमारी कुशलता बढ़ जाती है, और जब कुशलता बढ़ती है और खर्चे घटते हैं तो लागत भी घट जाती है। पाँचवा पॉइंट है नियोजन जो है नवीनतम विचार पैदा करता है, प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज़। नए विचार आते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के विकल्प या क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं वो हम सब ढूंढते हैं। उनमें से बेस्ट तरीका हम अपनाते हैं, सभी तरीकों का हम गहराई से अध्ययन करते हैं। तो प्लानिंग से मैनेजर्स की सोच विचार करने की शक्ति बढ़ती है। न परिवर्तन का मतलब होता है नई चीज़ को ढूंढना, तो नई चीज़ को ढूंढते हैं, सृजन शक्ति बढ़ती है, नई चीज़ को कैसे पैदा करना है, बनाना है, वो इसमें ढूंढते हैं। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया छठा पॉइंट, निर्णय नियोजन में निर्णय शामिल होता है या उसमें सहायता करता है। निर्णय लेना, निर्णय मतलब निर्णय लेना, प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे विकल्पों में से, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक निर्णय को चुनना जो कि हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो। सेवन्थ पॉइंट है नियोजन नियंत्रण में प्रमाप निश्चित करता है। नियंत्रण चैप्टर हम कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम कंट्रोल करते हैं तो उस टाइम पर पहले हमारे पास कुछ प्रमाप होते हैं, उस प्रमाप से हम मिलाते हैं कि भाई हमने सुबह वर्कर को 10 चीज़ें दी, ये हमारा प्रमाप हो गया, वो प्लानिंग हमारी हो गई, 10 चीज़ें सभी वर्कर बनाएंगे, ठीक है। तो हम शाम को चेक करेंगे कि क्या वर्कर ने 10 चीज़ें बनाई, अगर नहीं बनाई फिर हम उसको पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं बनाई। अगला पॉइंट है नियोजन उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जब हमारा हम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्लान करते हैं कि आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे, तो जब सभी व्यक्ति हमारी प्लानिंग के अनुसार, नियोजन के अनुसार कार्य करेंगे तो अपने आप ही उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा। अगला है नियोजन समन्वय में सहायता करता है, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। सभी व्यक्तियों के कार्य अलग अलग होते हैं, बिखरे हुए कार्य होते हैं, बहुत सारे जटिल कार्य, मुश्किल कार्य होते हैं, सब में समन्वय करना, ठीक है, सब मिलकर के कार्य करें ताकि एक ही कार्य बार बार ना किया जा सके, विभिन्न कार्य आपस में रुकावट पैदा ना करें बल्कि एक दूसरे की मदद करें, ऐसी प्लान की जाती है। नियोजन मितव्ययी संचालन में सहायक होता है, सिक्योर्स इकोनॉमी इन द ऑपरेशन। प्लानिंग जब की जाती है तो उसमें सामग्री क्या यूज़ की जाएगी, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, कौन श्रमिक का क्या कार्य करेंगे, मशीनों को कैसे हम कम से कम खर्चे में यूज़ करेंगे, ये सभी कुछ हम देखते हैं। और जब सभी इन्हीं चीज़ों के सभी के खर्चों को कम से कम करने की कोशिश करते हैं तो उत्पादन की लागत अपने आप कम हो जाती है और हमारे पास जो साधन होते हैं उनका हम पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। 11वां पॉइंट हमारा है प्रबंधकों की कार्यक्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन द मैनेजरियल एफिशिएंसी। प्लानिंग से मैनेजर वर्कर को सही निर्देश दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था। प्लानिंग से कार्यों में निश्चितता और नियमितता आती है। प्लानिंग कर लिया कि ये कार्य तब किया जाएगा तो वो निश्चित हो गया, और नियमितता मतलब रेगुलरली हम कार्य को करते रहते हैं। प्लानिंग से उद्देश्य समय पर पूरा हो जाता है और कम से कम लागत में प्राप्त हो जाता है। 12वां पॉइंट है साधनों का कुशलतम उपयोग या बेस्ट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी साधन हमारे पास होते हैं उनका हम पूरा पूरा उपयोग कर पाते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले प्लान कर लिया इस चीज़ का इस्तेमाल इस व्यक्ति द्वारा इस काम में किया जाएगा। 13वां पॉइंट है कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि, इम्प्रूवमेंट इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। प्लानिंग में वर्कर्स की भावनात्मक
आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है कि वर्कर को ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा। तो उचित वित्तीय और अवित्तीय सुविधाओं का भी व्यवस्था की जाती है। मोटिवेशन चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं, अभिप्रेरणा में हम कर चुके हैं कि वर्कर को कार्य करते समय लगातार कुछ न कुछ इनाम दिया जाता है या उसकी बड़ाई, सम्मान, प्रशंसा की जाती है, जिससे वर्कर संतुष्ट हो जाता है कि चलो मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ तो लाभ हुआ। 14 पॉइंट है उपभोक्ताओं को लाभ या एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो उससे क्या होता है, हम खर्चों को कंट्रोल करते हैं। खर्चे कंट्रोल हो जाने के कारण क्या होता है, हमारी लागत कम हो जाती है और साथ में उत्पादन बढ़ जाता है। जब उत्पादन बढ़ता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन से खर्चा कम आता है, तो जब खर्चा कम आएगा तो हम ग्राहकों को भी वस्तुएं कम कीमत पर अवेलेबल करवा देंगे। अगला हेडिंग है नियोजन के उद्देश्य या फिर आवश्यकता, या फिर हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट्स और नीड ऑफ प्लानिंग। तो पहला पॉइंट क्या है, जानकारी देना, प्रोवाइडिंग नॉलेज। प्लानिंग ये सुनिश्चित करता है, कार्यक्रम हम बना लेते हैं प्लानिंग में, बहुत सोच विचार कर प्रोग्राम बनाते हैं और सभी को बता देते हैं कि आपने ऐसे कार्य करना है। सेकंड है घटना प्रवाह को वांछित दिशा प्रदान करना। घटना प्रवाह मतलब जो कुछ हो रहा है, अगर हम कुछ नहीं प्लान करेंगे तो अपने आप तो कुछ ना कुछ वर्कर करते ही रहेंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि वर्कर अपनी मनमर्जी से करें, बल्कि जैसा हम चाहते हैं, वांछित मतलब जैसा हम चाहते हैं उसी दिशा में वर्कर कार्य करें। तो कार्य करने की एक रूपरेखा तैयार कर दी जाती है और उसके अनुसार वर्कर से कार्य करवाया जाता है। थर्ड पॉइंट है पूर्वानुमान लगाना या फिर फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि भविष्य में ऐसा होने वाला है और हम ऐसा करेंगे। चौथा पॉइंट है भावी कार्यों में निश्चितता लाना। भावी मतलब भविष्य में जो कार्य किया जा रहा है उसमें निश्चितता कि हाँ ऐसा हम लोग करेंगे और ऐसा ही होगा उसमें, तो निश्चित तौर पर होगा। तो यही है प्लानिंग में भावी कार्यों की एक रूपरेखा बनाई जाती है और उसके अनुसार कार्य किया जाता है। पांचवा पॉइंट है सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास कच्चा माल कम है, हमारे पास मशीनें थोड़ी हैं, हमारे पास वर्कर थोड़े हैं, हमारे पास पूंजी थोड़ी है, सभी चीज़ें हमारे पास थोड़ी हैं, तो हम इनका कैसे सबसे अच्छा उपयोग कर सकें, हर चीज़ का पूरा उपयोग करें, तभी हम ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। 6 पॉइंट है प्रबंध प्रयत्नों में मितव्ययता लाना। प्लानिंग ब्रिंग्स इकोनॉमी इन द मैनेजरियल मैनेजमेंट एफर्ट्स। योजना जब बना लेते हैं, पहले प्लान कर ली जाती है, तो उसके अनुसार हमारा कार्य आसानी से चलता रहता है। एक बार हमने प्लान कर लिया, फिर मैनेजर को बार बार उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। 7 पॉइंट है गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। प्लानिंग ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़। सभी क्रियाएं जो की जाती हैं, गतिविधियां मतलब जो कार्य किए जाते हैं, वो सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो पूरी कंपनी की जो क्रियाएं होती हैं एक सूत्र में बंधी होती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव। एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी कंपनी करती है। 8वां पॉइंट है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, अचीविंग डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। एक लक्ष्य हमारा होता है और उसको प्राप्त करने के लिए हम जो नियोजन हमने किया था, प्लान किया था, उसके अनुसार लगातार हम लोग कार्य करते रहते हैं। 9 पॉइंट है कुशलता में वृद्धि, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। यदि हमने भविष्य का पहले से अनुमान लगा लिया और उसके अनुसार हमने योजना बना ली, तो फिर वैसी परिस्थितियाँ आती रहेंगी और हम कार्य करते रहेंगे, तो इससे हमारी कार्य करने की कुशलता बढ़ जाती है। और हमारा जब पहले से अनुमान परिस्थिति का हम लगा लेते हैं तो जोखिम भी हमारा घट जाता है, तो भावी जोखिम में कमी आती है, डिक्रीज फ्यूचर रिस्क। अगला हेडिंग हमारा है नियोजन के सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहला सिद्धांत है कार्यकुशलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। नियोजन तभी कार्यकुशल होता है जब हम लागतों को घटा सकें, कम से कम खर्चे में उत्पादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा परिणामों को प्राप्त करें। इसमें इस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को भी संतुष्टि हो जाए और सामूहिक संतोष भी इसके द्वारा हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाए, सामूहिक, समूह का मतलब यहाँ पर है ग्रुप, मतलब विभाग, कंपनी में जितने भी विभाग हैं वो सभी भी संतुष्ट हो जाएं। अगला है नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रोमिसेस। नियोजन की सफलता के लिए सबसे पहले हमें मान्यताएं बना लेनी चाहिए कि भाई हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और जो हमने मान्यता बना ली है, जो हमने प्लान कर लिया, उसके लिए सबकी अप्रूवल या सहमति भी ले लेनी चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, आप ये करना, आप ये करना।
तो इन मान्यताओं का पूर्व निश्चित कर लेने से क्या होता है, सबको कार्य बता दिया, सब इसमें सहमत हो गए, तो भविष्य में जब सब सहमत हैं तो समन्वय करना भी आसान हो जाएगा, सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे। थर्ड पॉइंट है व्यापकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ परवेसिवनेस। प्लानिंग जो है वो सर्वव्यापक है क्योंकि ये सभी लेवल्स पर की जाती है मैनेजमेंट के, ठीक है। सो इट्स फ्रेम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। हर लेवल पर करेंगे और सबका उद्देश्य एक ही होता है, चाहे वो छोटे लेवल का मैनेजर है चाहे बड़े का, सबका उद्देश्य है कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करना। चौथा पॉइंट है प्रतिस्पर्धात्मक व्यूह रचना का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है, बहुत सारी कंपनीज में आपस में कंपटीशन हो रहा होता है, तो प्लानिंग करते समय हमारे को सभी कंपनियों की जो प्लानिंग है उसको भी ध्यान में रखना है, उनके काम करने का तरीका, टेक्निक क्या है उसको भी ध्यान में रखना है, ताकि बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं उसका भी हम मुकाबला करते रहें और हम भी कंपटीशन में टिके रहें। पांचवा पॉइंट हमारा आता है नियोजन की प्राथमिकता का सिद्धांत। ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नियोजन की प्राथमिकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी प्लानिंग। हम लोग प्राइमरी प्लानिंग, प्राथमिकता मतलब सबसे पहले, सबसे प्रथम जो है वो प्लानिंग की जानी चाहिए, और यदि हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो कोई भी कार्य जो है वो ढंग से नहीं हो पाता। 6 पॉइंट है उद्देश्यों के योगदान का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों के योगदान, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए चाहे हम मुख्य प्रोग्राम बनाएं, मतलब ये नियोजन बनाएं, प्लानिंग बनाएं या गौण योजनाएं बनाएं, मतलब एक मेन हमारी योजना होती है और उस योजना को प्राप्त करने के लिए हम छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं जिसको हम गौण योजनाएं, सेकेंडरी प्लानिंग कहते हैं। परंतु जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो मेन है चाहे सेकेंडरी है, सभी का एक ही लक्ष्य होता है, हमारी कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करना। हमारी कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त हो जाए तभी हम कहेंगे हमारी योजना सफल है, और यदि हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो हम कहेंगे कि हमारी योजना जो है वो असफल है। 7 पॉइंट पर आते हैं। सेवन्थ पॉइंट हमारा है सीमित घटक का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सीमित घटक का सिद्धांत, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब प्लानिंग करते समय या बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प को चुनते समय हमारे को समय का भी ध्यान रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस समय हमारे पास कौन कौन से साधन होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीमित घटक मतलब सीमित साधन है, सीमित चीज़ें हैं, और उनसे ही हमने अपनी प्लानिंग बनानी है। 8वां पॉइंट है चयन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक का चुनाव करना। 9वां पॉइंट है नीति निर्धारण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। प्लानिंग को क्रियान्वित करने हेतु, प्लानिंग जो हमने बनाई उसको लागू करने के लिए हमें नीति बनानी चाहिए। जो भी हम नीति बनाएं वो नीति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, सुदृढ़ मजबूत होनी चाहिए और वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अगर हमने मजबूत नीति बनाई है तभी वो ज़्यादा प्रभावशाली होगी। 10वां पॉइंट है लोचशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग जो हम बना रहे हैं वो भविष्य के लिए बना रहे हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि भविष्य जो है वो अनिश्चित होता है, तो इसलिए प्लानिंग हमारी जो है, हमारी जो नियोजन होती है उसमें लोचशीलता का गुण या फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी होना चाहिए, कि अगर जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो परिस्थिति के अनुसार हम उसमें तुरंत कुछ चेंज भी कर सकें। 11वां पॉइंट है हमारा वैकल्पिक मार्ग का सिद्धांत, जिसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव। प्लानिंग के समय सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए, सभी अल्टरनेटिव पर भी विचार करना चाहिए जो कि हमारी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे सूटेबल हो। 12वां पॉइंट है समय का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टाइम। इसका मतलब है अगर हमारी योजनाएं उस समय विशेष हेतु बनाई जाती हैं तो समय बीतने पर वो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं।